हेलो एवरीवन। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 7 कंबशन। हमने लास्ट वीडियो में इसकी थ्योरी पूरी कर ली थी और आज हमें इसकी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज स्टार्ट करनी थी। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं समथिंग टू नो में फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट पार्ट है अ गुड फ्यूल शुड हैव डैश इग्निशन टेम्परेचर। तो वैसे मैंने आपको बताया है गुड फ्यूल का इग्निशन टेम्परेचर ना रूम टेम्परेचर से कम होना चाहिए ना बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो इसमें हम रूम टेम्परेचर वाली कंडीशन कंसिडर नहीं करते, हम बस इसमें ये लिख देते हैं कि इट शुड हैव लो इग्निशन टेम्परेचर। एक मिनट में थोड़ा डार्क करके लिख देता हूँ इसे। इट शुड हैव लो इग्निशन टेम्परेचर। जो इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए वो लो होना चाहिए ताकि वो इजीली हीट कर सके, हम उसे इजीली बर्न कर सके। सेकेंड, ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ अ फ्यूल डैश गैस इज फॉर्म। कौन सी गैस फॉर्म होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है फ्यूल का। नेक्स्ट, द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ अ कैंडल फ्लेम इज डैश पार्ट ऑफ द फ्लेम। तो नॉन ल्यूमिनस जोन कौन सी होती है? आउटर मोस्ट पार्ट। या फिर हम यहाँ पे हमसे पार्ट पूछा है तो हम लिखेंगे हॉटेस्ट पार्ट। सॉरी, यहाँ पे हम लिखेंगे हॉटेस्ट पार्ट। अगर हमसे यहाँ पे बोला जाता द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ अ कैंडल फ्लेम इज डैश जोन ऑफ द फ्लेम, तो उसमें हम लिखते आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम। यहाँ पे हमसे पार्ट पूछा था, ये कौन सा पार्ट है? हॉटेस्ट पार्ट है। नेक्स्ट, डैश जोन ऑफ अ कैंडल फ्लेम इज कोल्डेस्ट। कौन सी जोन कोल्डेस्ट होती है? इनर मोस्ट जोन। जो इनर मोस्ट जोन होती है कैंडल की वो सबसे कोल्डेस्ट होती है। सो आंसर विल बी इनर मोस्ट। फिफ्थ पार्ट, सोडियम कैचिंग फायर इन एयर इज एन एग्जांपल ऑफ। ये एक तरीके का कंबशन होता है और वो टाइप बताना है आपको, तो वो होता है स्पॉन्टेनियस कंबशन। इसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इसमें हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं। फर्स्ट, कोल इज एन इनफ्लेमेबल फ्यूल। तो अब काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं क्योंकि हमें पता है कोल जो है वो इजीली बर्न कर जाता है, लेकिन इनफ्लेमेबल का मतलब ये है कि वो जब जलता है तो उससे आग निकलती है, जो गलत है। कोल एक ऐसा फ्यूल है जो जलता तो है लेकिन उससे आग नहीं निकलती, वो सिर्फ रेड ग्लो करता है और हीट देता है। सो इट इज नॉट एन इनफ्लेमेबल फ्यूल। सो द आंसर विल बी false. SO2 is the gas produced during combustion which causes acid rain. So ये true है, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था SO2 से acid rain होती है। Next, outermost part of the flame contains unburnt carbon particles. जो outermost part है उसमें कुछ भी नहीं बचता, सारी चीजें burn हो जाती हैं, तो it is false. अच्छा, इस वाले पार्ट को देख के मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। जो अभी हमने ऊपर किया क्वेश्चन कि डैश गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस, ये वाला, तो यहाँ पे हम सल्फर डाइऑक्साइड भी यूज कर सकते हैं क्योंकि हमसे इसमें पर्टिकुलरली बोला नहीं है कि कार्बन के ही प्रोडक्ट जला है। तो अगर हमसे ऐसा ना बोला जाए तो हम कोई भी पॉइजनस गैस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस या फिर सल्फर डाइऑक्साइड भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबल ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड लिखें क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड को कोई भी टीचर गलत नहीं करेगा। फोर्थ, सॉलिड फ्यूल्स हैव मोर कैलोरीफिक वैल्यू देन लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल्स। ये फॉल्स है, हमने पढ़ा है बेस्ट फ्यूल्स होते हैं गैसियस फ्यूल्स जिनकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया था, हाइड्रोजन एक गैस है और उसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। फिफ्थ, द हीट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग कंप्लीटली 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड फ्यूल एफिशिएंसी। अब इस वाले क्वेश्चन में भी काफी कंफ्यूजन होती है, जैसे फर्स्ट में थी इसमें भी होती है कि जो ये डेफिनेशन है ये तो कैलोरीफिक वैल्यू की डेफिनेशन है, तो इसका आंसर फॉल्स होना चाहिए। लेकिन हमने पढ़ा है कि हम कैलोरीफिक वैल्यू को एज अ फ्यूल एफिशिएंसी भी बोल सकते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू हमें क्या बताता है? किसी भी फ्यूल की एफिशिएंसी तो बताती है कि वो कितना एफिशिएंट है। सो हम इसे फ्यूल एफिशिएंसी से भी डिफाइन कर सकते हैं और ये ट्रू है, इट इज ट्रू। नेक्स्ट हमारा आता है आंसर द फॉलोइंग इन ब्रीफ। व्हाट इज अ कंबस्टिबल सब्सटेंस, गिव टू एग्जांपल। तो हमें बताना है कंबस्टिबल सब्सटेंस कौन से होते हैं। So, the substance which on heating in the presence of oxygen catch fire easily and produce heat and light energy are called combustible substance. तो वो substance जो heat करने पे क्या करते हैं, presence of oxygen में fire catch करते हैं easily, मतलब easily वो आग पकड़ लेते हैं और heat और light produce करते हैं, are called
कंबस्टिबल सब्सटेंस। सो ये एक काफी सिंपल सी डेफिनेशन होगी कंबस्टिबल सब्सटेंस की। द सब्सटेंस विच ऑन हीटिंग प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कैच फायर एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट एनर्जी। इसके एग्जांपल्स हमसे पूछे थे, तो मैंने शायद यहाँ पे एग्जांपल मेंशन नहीं करे हैं। आप दो एग्जांपल्स लिख सकते हैं, कोई भी दो कंबस्टिबल सब्सटेंस के। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं, कोल लिख लीजिए, पेट्रोलियम लिख लीजिए, कोई भी जो दो चीजें जलती हों, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, अल्कोहल, ये सारी चीजें जो है ये क्या है, कंबस्टिबल सब्सटेंस की एग्जांपल है। कंबस्टिबल सब्सटेंस के इजी होते हैं याद रखना। नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस के भी आप याद रख सकते हैं, जैसे कि सीमेंट, सैंड, ग्लास, ये सब नॉन कंबस्टिबल के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट, स्टेट द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर कंबशन। सो कौन कौन सी कंडीशंस, तीन कंडीशंस हमने पढ़ी हैं जो रिक्वायर होती है कंबशन के लिए। प्रेजेंस ऑफ अ कंबस्टिबल सब्सटेंस, ऑफ कोर्स अगर हमें किसी चीज को जलाना है तो वो जलने लायक होना चाहिए। अगर कंबस्टिबल सब्सटेंस नहीं होगा तो वो कंबशन अंडरगो नहीं करेगा। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एयर और ऑक्सीजन, एयर और ऑक्सीजन की कंटिन्यूस सप्लाई होनी चाहिए वहां पे। अगर एयर और ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ हो जाती है तो वो फ्लेम जो है वो भी बुझ जाएगी, मतलब कंबशन जो है वो रुक जाएगा। एंड लास्ट, टेम्परेचर ऑफ कंबस्टिबल मटेरियल मस्ट बी अबव इग्निशन टेम्परेचर। जो टेम्परेचर है मटेरियल का वो इग्निशन टेम्परेचर से ऊपर होना चाहिए। इग्निशन टेम्परेचर मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है लास्ट वीडियो में, अब से जाके देख लीजिए, वरना मैं अभी आपको ब्रीफ बता देता हूँ। इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे जो मटेरियल है वो कंबस्ट मतलब जलना स्टार्ट होता है। दैट इज ब्रीफली, मतलब हम इग्निशन टेम्परेचर को समझाने की लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं कि वो टेम्परेचर जहाँ पे किसी भी सब्सटेंस का कंबशन स्टार्ट होता है, दैट इज इग्निशन टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, गिव वन एग्जांपल ऑफ स्लो कंबशन। तो ये काफी इजी क्वेश्चन है स्लो कंबशन का। ये बट आप अपने आप से भी कोई लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लॉग ऑफ वुड का एग्जांपल लिया क्योंकि ये बहुत ही कॉमन है। जो हम देखते हैं लकड़ी जब जलती है तो वो काफी स्लो जलती है। क्यों? क्योंकि उसमें कंबशन जो है वो स्लो रेट पे होता है और इनकम्प्लीट होता है। एक तो इनकम्प्लीट कंबशन होता है। इनकम्प्लीट कैसे होता है? उसके पीछे राख छूट जाती है, उसकी कंप्लीटली कोई भी लकड़ी बर्न नहीं होती और वो काफी अनबर्न्ड कार्बन वेपर्स भी रिलीज करती है। सो इनकम्प्लीट है और बहुत ही धीरे रेट पे होती है। हम देखते हैं धीरे धीरे लकड़ी जलती है, ऐसे जैसे अल्कोहल है, हम उसको जलाएंगे वो एकदम से जल जाएगा। नेल पेंट रिमूवर टाइप वो जल्दी से जल जाते हैं, लेकिन ये धीरे रेट पे जलता है। तो ये क्या है, स्लो कंबशन का एग्जांपल है। क्या? लॉग ऑफ वुड, मतलब एक लकड़ी की डंडी को जलाना। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिफाइन कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल। तो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल को हम कैसे डिफाइन करते हैं? The amount of heat energy produced on completely burning 1 kilogram of fuel in pure oxygen is called calorific value of a fuel। ये एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो डेफिनेटली आपको लिखने ही लिखने हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। क्या है? हीट एनर्जी, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कब प्रोड्यूस हो रही है? कंप्लीट बर्निंग होने पे। किसके कंप्लीट बर्न होने पे? 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल इन प्योर ऑक्सीजन। तो ये जो मैंने हाईलाइट करे हैं, अगर आप इनमें से कुछ भी मिस कर देते हैं तो आई गेस आपको 50% मार्क्स ही दिए जाएंगे इस क्वेश्चन में। अगर मतलब मान लीजिए 2 नंबर का आता है तो 1 नंबर ही दिया जाएगा, 1 का आता है तो हाफ ही दिया जाएगा। नेक्स्ट, गिव 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फ्यूल। तो आप, मैंने आपको बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल के 5-6, आप उनमें से कोई भी जो दो इजी आपको लगे वो लिख सकते हैं। मैंने लिखे हैं, एक तो इट शुड बी चीप एंड रेडिली अवेलेबल। वो चीप होने चाहिए और आसानी से रेडिली अवेलेबल होने चाहिए, मतलब आसानी से मिल जाने चाहिए। एंड इट शुड हैव अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू। उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो ज्यादा होनी चाहिए, मतलब एफिशिएंसी हीट प्रोड्यूस करने की ज्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट, हमारा यहाँ पे शॉर्ट आंसर्स खत्म हो गए। मैंने लॉन्ग आंसर्स भी इसी वीडियो में बना दिए हैं क्योंकि ये चैप्टर ज्यादा बड़ा है नहीं। तो इस वीडियो में हम टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज पूरी करके नेक्स्ट वीडियो में एक्स्ट्रा क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। सो हमारे पास यहाँ पे है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट है, ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग डिफरेंट जोन्स ऑफ अ कैंडल फ्लेम व्हिच जोन कंटेन्स, मतलब यहाँ पे फुल स्टॉप, व्हिच जोन कंटेन्स फर्स्ट अनबर्न्ड वैक्स पेपर, सेकंड अनबर्न्ड कार्बन पार्ट्स। तो जो कैंडल का डायग्राम है वो मैंने यहाँ पे नहीं बनाया है। कैंडल का डायग्राम मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था, अब वो बना सकते हैं, नहीं तो जो आपकी बुक में आपको वही बनाना है। इनके आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। अनबर्न्ड वैक्स पेपर्स कहाँ पे बनते हैं, मतलब कहाँ पे कंटेन होते हैं? इनर मोस्ट जोन में। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप पहले वो वाली वीडियो देख लें। इनर मोस्ट जोन में कैंडल का जो इनर मोस्ट जोन है वहाँ पे अनबर्न्ड वैक्स पेपर्स होते हैं।
क्यों होते हैं वो काफी मतलब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था उस वीडियो में, तो आप वो जाके देख सकते हैं, मैं यहाँ पे फिर से नहीं बता पाऊंगा। एंड अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स कहाँ पे होते हैं? मिडल और ल्यूमिनस जोन में। मिडल कह सकते हैं उसे, ल्यूमिनस जोन भी कह सकते हैं, वहां पे पाए जाते हैं अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाई इज वाटर नॉट यूज्ड इन कंट्रोलिंग इलेक्ट्रिकल फायर्स? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाटर इज नॉट यूज्ड फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायर्स कॉज्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स। क्यों? ऐसा क्यों होता है? एक, हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी यूज नहीं कर सकते, हम ऑयल के लिए भी यूज नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिसिटी वाला आपकी बुक में था इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। ऑयल वाला मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में डेफिनेटली लेके आऊंगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अभी हम यहाँ पे पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए। वाटर इज नॉट यूज फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायर कॉज ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स बिकॉज, क्यों? क्योंकि वाटर जो है वो एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। आप इमेजिन करिए, आपके हाथ में एक बाल्टी है पानी की, अगर आप उसे उस आग पे डालते हैं जो बिजली की वजह से हुई है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी पूरे मतलब जैसे आपने, आप इमेजिन करिए आपने ऐसे पानी डाला, तो जो पूरी इलेक्ट्रिसिटी है वो उस वाटर से आपके बकेट के और फिर हैंड्स तक पहुंच जाएगी। सो हम वाटर को उस फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए यूज नहीं करते जो वाटर के थ्रू ही है। अगर हम उस पर वाटर पोर करते हैं, देन वाटर विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड द पर्सन विल गेट शॉक। वही चीज जो मैंने आपको बताई यहाँ पे, पर्सन विल गेट शॉक। सो ये काफी रिस्की हो सकता है। दैट इज वाई अगर इलेक्ट्रिसिटी से कोई फायर प्रोड्यूस हुई है तो हम वाटर डेफिनेटली यूज नहीं करते, हम उसमें सैंड यूज करते हैं, वाटर के लिए भी और ऑयल के लिए भी। नेक्स्ट थर्ड हमारा आता है, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ वुड इज 18,000 किलो जूल्स पर केजी। हाउ मच वुड इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी ऑफ 108,000 किलो जूल्स। किलो जूल्स मतलब इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड, इतनी एनर्जी हमें चाहिए, तो हमें कितना वुड चाहिए होगा इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, अगर कैलोरीफिक वैल्यू है वुड की 18,000 किलो जूल्स पर केजी। अब जिसको कैलोरीफिक वैल्यू नहीं पता होगा क्या है, वो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा। कैलोरीफिक वैल्यू अगर हमें इतनी दे रखी है, इसका मतलब यह है कि 1 kg ऑफ एनी फ्यूल प्रोड्यूसेस दिस मच एनर्जी। तो यहाँ पे वुड की हमें कैलोरीफिक वैल्यू दे रखी है 18,000 किलो जूल्स पर केजी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस वाला जो हमें फर्स्ट सेंटेंस दे रखा है, इसको हम ऐसे लिखेंगे कि 1 किलो वुड जो है वो 18,000 किलो जूल्स एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। सो 1 किलो जूल एनर्जी कितने वुड से होगी? 1/18,000 kg वुड से 1 किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और हमें कितनी चाहिए? 108,000 kg, मतलब kj किलो जूल्स। तो वो कितने से प्रोड्यूस होगी? नॉर्मल हमने यूनिटरी मेथड अप्लाई किया, यहाँ भी यहाँ पे भी 108,000 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी 108,000 से मल्टीप्लाई किया। तो ये जब हम इसे लोएस्ट फॉर्म में ले आएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 kg वुड। तो अगर 1 kg वुड प्रोड्यूस कर रही है 18,000 किलो जूल्स, सो 108,000 किलो जूल्स कितने किलो वुड प्रोवाइड करेगा इतनी एनर्जी? 6 किलो वुड्स। तो अगर ऐसा किसी और के फ्यूल के लिए भी आता है तो आप वो कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए नया था, थ्योरी में हमने नहीं पढ़ा था ये, तो यहाँ पे आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फोर्थ, लिस्ट 3 हेल्थ हैजार्ड्स कॉज्ड ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। सो अभी हमने फ्यूल्स के बहुत सारे यूजेस पढ़े हैं। हेल्थ हैजार्ड्स हमने लास्ट वाली वीडियो में लास्ट में पढ़े थे, हम यहाँ पे उन्हें फिर से कर लेते हैं। सो फर्स्ट है, बर्निंग ऑफ कार्बन फ्यूल्स रिलीज अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स इन एयर ड्यू टू विच स्मोक इज फॉर्म्ड एंड कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। तो काफी सिंपल है, कार्बन फ्यूल्स जब जलाए जाते हैं तो कार्बन के पार्टिकल्स एयर में चले जाते हैं। अब ये कार्बन के पार्टिकल्स जब एयर में जाते हैं तो ये एयर को पॉल्यूट कर देते हैं, मतलब एयर पॉल्यूशन कॉज करते हैं। फ्रेश एयर का अमाउंट कम हो जाता है और स्मोक जो है वो फॉर्म हो जाती है। अब जब ये स्मोक फॉर्म होती है, जब हम इसे इनहेल करते हैं तो हमें काफी सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो मेजर डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग फ्यूल्स इज एयर पॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, सेकंड पॉइंट, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन फ्यूल्स प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड। ये मैंने आपको पहले ही बताया, कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत ही पॉइजनस, एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस है, और जो लार्ज अमाउंट में लेने पे कैन कॉज डेथ। अगर हम उसे ज्यादा अमाउंट में लेते हैं तो डेथ भी हो सकती है, कम अमाउंट में लेते हैं तो काफी मेजर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है, बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। जब हम कोल और डीजल को बर्न करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, which mixes with water vapors in clouds and cause acid rain।
और ये वाटर वेपर्स के साथ मिक्स होके एसिड रेन प्रोड्यूस करती है, और एसिड रेन जो है ये प्लांट्स और मॉन्यूमेंट्स के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। ये चारों पॉइंट, ये एक्चुअली क्वेश्चन में 3 नहीं था, वो द था, मैंने 3 लिख दिया गलती से। वो द मतलब हमें 3 नहीं बताने, हमें जितने हैं सारे बताने हैं। तो मैंने यहाँ पे सारे लिखे हैं, और इनको मैंने पिछली वीडियो में जो कल मैंने वीडियो डाली थी उसमें ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आपको यहाँ पे थोड़ा कम समझ आ रहा हो तो ये जस्ट एक प्रॉपर आंसर टाइप में लिखा है, समझने के लिए आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, कंबशन ऑफ कार्बन फ्यूल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर हम कार्बन फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, और एक्सेस में अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है तो वो ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है, ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं और अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अर्थ के टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स भी होता है। ये वाला पॉइंट मैंने पूरा लास्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप जाके उसे देख सकते हैं। लास्ट हमारे पास आता है फिफ्थ पॉइंट, व्हाई आर गैसियस फ्यूल्स कंसिडर्ड द बेस्ट। गैसियस फ्यूल्स को हम बेस्ट कंसिडर करते हैं, क्यों? Following reasons: they are supplied in cylinders or pipeline, so transportation cost is reduced. सिलेंडर और पाइपलाइन में हम उन्हें इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है। दे रिलीज अ लॉट ऑफ एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी रिलीज करते हैं, और कोई भी ऐश या सॉलिड रेजिड्यू लीव बिहाइंड नहीं करते। अब उनमें कुछ है नहीं, वो गैस है, तो वो कोई रेजिड्यू भी प्रोड्यूस नहीं करते बट ऑन बर्निंग। थर्ड, दे प्रोड्यूस लीस्ट अमाउंट ऑफ हार्मफुल गैसेस, मतलब अगर सॉलिड लिक्विड गैस है तो जो गैसेस हैं वो लीस्ट अमाउंट ऑफ हार्मफुल गैस, मतलब और हार्मफुल गैस लीस्ट अमाउंट में रिलीज करेंगी एज कम्पेयर टू सॉलिड और लिक्विड। अगर हम सॉलिड और लिक्विड को बर्न करते हैं तो ज्यादा हार्मफुल गैस प्रोड्यूस होती है, अगर हम गैसेस को ही बर्न करते हैं तो कम थोड़ी हार्मफुल गैस प्रोड्यूस होती है। फोर्थ, they can be ignited easily by a spark and the amount of combustion can be controlled by control valve. So हम इसे easily ignite कर सकते हैं स्पार्क से, जैसे कि हमने गैस स्टोव में देखा, हमारे घरों में जो गैस के स्टोव होते हैं हम लाइटर से उन्हें जला देते हैं। लाइटर में क्या होता है, एक चिंगारी निकलती है बस, उससे वो इजीली इग्नाइट हो सकते हैं, और उसमें जो आगे हमारे पास वो गैस के नीचे जो लगे होते हैं ब्लैक कलर के या किसी भी कलर के, वो वॉल्स होते हैं, कंट्रोल वॉल्स, और उनसे हम उसका अमाउंट कंट्रोल कर सकते हैं। So that is why gaseous fuels are best. So यहाँ पे हमने टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज पूरी कर ली है। इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स में ज़्यादा कुछ नहीं था, एक्स्ट्रा क्वेश्चन इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट होंगे, सो आप वो वाली वीडियो मिस मत करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की बनाऊंगा।